दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको काफी रोमांचित करेगा और बहुत मजा आएगा। ये कहानी मेरे और मेरे जीजाजी की है, जब उन्होंने मेरी गुफा में अपना नागराज छोड़कर मेरी खुजली को शांत किए थे। ज्यादा बकवास बातें न करके सीधे कहानी पर आती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सादिया है। मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम हमीरा है। मेरी उम्र 17 साल है और मेरी दीदी की शादी हो चुकी है। मेरे जीजाजी दुबई में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बात उन दिनों की है जब शादी के बाद एक दिन जीजाजी मेरे घर पर आए थे और दीदी भी उनके साथ आई थी। रात का भोजन करने के बाद हम सभी ने काफी बातें भी की और जीजू ने तो मुझसे काफी मजाक भी किया। कई बार तो जीजू मुझे किसी न किसी बहाने से छू भी लेते थे। उन दिनों मुझे शादी के बाद पति पत्नी के बीच क्या होता है इस बारे में जरा भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद को रोक न सकी और मेरी गुफा में काफी खुजली होने लगी। अब खुजली हर हाल में मिटाना ही थी, तो मैंने सोचा कि अब यह काम कैसे किया जाए। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। ईद का दिन था। मेरे जीजू और दीदी दोनों घर पर आए थे। हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि आज वह घर पर रुक जाए, कल सुबह चले जाए। जीजू ने जाने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया और वह मान गए। मैंने जीजू का काफी अच्छे से स्वागत की और उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने दी। दिन में इधर उधर घूमने भी गए और खूब मस्ती किए। रात का खाना खाने के बाद अम्मी अब्बू सोने चले गए अपने कमरे में। उसके बाद रात 9 बजे तक मैं, दीदी और जीजू ने खूब बातें की और मस्ती की। फिर जीजू और दीदी भी अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई। रात को करीब 11 बजे मुझे तेज की प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी ही थी। जीजू के कमरे से मैंने कुछ हरकत सुनी। फिर मैं कमरे के की होल से देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि जीजू दीदी के पिंजरे को खोलकर कबूतरों को बाहर निकाल दिए थे और उन्हें अपने हाथों से सहला और चूम रहे थे। दीदी पूरी तरह से खुली थी और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था और जीजू भी एकदम ऐसे ही पड़े हुए थे और मस्ती कर रहे थे। जीजू दीदी से कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दिन हो गए तुम्हारी चमचम से रस निकाले हुए, आज चमचम का रस निकालकर चाटने का बहुत मन कर रहा है। दीदी ने जीजा जी को अपनी बाहों में लेते हुए बोली कि किसने मना किया है, सब कुछ तो आप ही का है, जितना चाहे रस निकाल कर पी लीजिए और मुझे अपना क्रीम रोल भी दे दीजिए, बहुत चूसने का मन कर रहा है। जीजा ने दीदी को मोटा तगड़ा क्रीम रोल दे दिया और खुद नीचे दीदी की चमचम से रस निकालकर चूसने लगे। चमचम ने इतनी ज्यादा रस टपका दी थी कि एक कटोरा बड़ा वाला भर जाता और जीजू ने एक एक बूंद तक चट कर लिया। फिर दीदी ने कार्बोरेटर को हिलाते हुए बोली, अब ज्यादा देर न कीजिए, जल्दी से गुफा की गर्मी शांत कर दीजिए, नहीं तो रिश्ते पानी से सैलाब बन जाएगा। जीजा ने बिल्कुल भी देरी न करते हुए अपने नागराज को दीदी की गुफा में छोड़ दिया। नागराज इतना मोटा और लंबा था कि गुफा की दीवारों को एकदम तंग कर दिया था और बहुत ही मुश्किल से गुफा की दीवारों को रगड़ते हुए अंदर तक घुस पाया। टाइट गुफा और मोटे नागराज ने दीदी की हालत खराब कर दी और उनकी चीखें निकल गई। दीदी जोर से चिल्लाए, रहने दो जान, नहीं तो गुफा फट जाएगी, अपने नागराज को वापस बुला लो। लेकिन जीजा जी हाँ सुनने वाले थे। अब उन्होंने नागराज को झटके से गुफा के अंदर बाहर ठेलने लगे और दीदी की चीखें निकलती रही। फिर लगभग आधे घंटे के बाद नागराज ने गुफा को अपनी सफेद लार से भर दिया।
पूरा गुफा सफेद लार से टपक रहा था जो कि अब बाहर गिरने लगा था। फिर जीजा ने पक्की आवाज के साथ नागराज को गुफा से बाहर खींच लिया और सुस्त पड़े चुपचाप बिस्तर पर सो गए। ये सब देखने के बाद तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब मुझ में खुद को रोकने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। आपको बता दूं कि यह दृश्य देखते देखते खुद ब खुद मेरी उंगली चमचम के भीतर कुछ ढूंढने लगी और मैं मदहोश होने लगी। करीब 10 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरी चमचम ने पूरा रस छोड़ दिया था जो कि मेरे पैर को भी गीला कर रही थी। जैसे ही जीजाजी और दीदी का खेल खत्म हुआ मैं झट से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और बार बार मेरी आंखों में वह दृश्य नाचने लगा। अब मैं सोचने लगी कि कैसे भी करके एक बार जीजाजी के नागराज को अपनी गुफा का दर्शन करवाना है। फिर सुबह जीजा जी और दीदी को नाश्ता देने के लिए मैं दीदी के बेडरूम में गई और देखी कि वहां दीदी नहीं थी और जीजाजी अभी भी सोए हुए थे और उनका नागराज बिस्तर में ही फुफकार मार रहा था। तभी अचानक जीजाजी की नींद खुल गई और उन्होंने अपने नागराज को ढकने की कोशिश करने लगे। मैं थोड़ा शर्मा गई और बोली कि जीजू नाश्ता तैयार है, आप फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। और ऐसा कहते हुए मैंने जीजू को हल्की सी स्माइल देते हुए तरबूजों का भी दर्शन करा दी। तो जीजू ने भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। उसके बाद जीजू और दीदी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आए जहां हम सभी ने नाश्ता किया, लेकिन जीजू अब अपने घर जाने के लिए बोलने लगे। मेरा तो मन ही उदास हो गया क्योंकि रात का दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने था और मैं कहीं न कहीं नागराज को गुफा में लेने के लिए तड़प रही थी। तभी अचानक बाथरूम में जाते वक्त दीदी का पैर फिसल गई और वह गिर गई, जिससे उनके पैर में मोच आ गया और उन्हें काफी दर्द करने लगा। मैंने अच्छे से दीदी की मालिश की पर फिर भी दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जीजू से कहा कि जीजू आज आप लोग घर मत जाइए, दीदी का पैर बहुत दर्द हो रही है, मैं यही डॉक्टर को बुला के दिखा देती हूँ, कल चले जाएगा। दीदी ने कहा कि डॉक्टर को मत बुलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जीजा जी आज रुकने के लिए मान गए और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी तैरने लगी। दीदी ने मुझसे कहा कि सादिया दोपहर में अपने जीजू को खाना दे देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा दीदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जीजू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपको बता दूं कि अभी भी मेरी चमचम में इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी कि क्या बताऊं। फिर दोपहर का खाना देने के बाद मैंने जीजा के बेडरूम में ही सो गई और उनसे बातें करने लगी। दीदी दूसरे कमरे में सोई थी। मैंने जीजा से कहा मुझे खुजली हो रही है। फिर जीजा जी ने अपना काला नाग मेरे सामने निकल कर रख दिया। यह देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लगभग 9 इंच लंबा और 5 इंच मोटा काला नाग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब मुझे बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, कि जीजू पता नहीं मेरी चमचम में इतनी खुजली क्यों हो रही है। जरा आप चेक करके बताएंगे कि क्या दिक्कत है। उस समय घर में सभी अपने अपने रूम में सोए थे और अम्मी अब्बू किसी काम से बाहर गए हुए थे। दीदी भी दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। मैंने उन्हें नींद की दवा दे रखी थी। जीजू बोले ठीक है मैं देखता हूँ। जीजू ने धीरे से चमचम की कवर को नीचे से निकाला, एक उंगली चमचम में दे दी ताकि ये पता लगा सके कि आखिर खुजली क्यों हो रही है। जैसे ही उन्होंने चमचम ने उंगली दी तभी चमचम रस से भर गई और जीजू की उंगली पूरी तरह से गीली हो गई। मैं तो शर्म से लाल हो चुकी थी। जीजू ने मुझसे बोला ये क्या, चमचम तो पूरा रस अभी से बाहर निकाल दी, आगे क्या होगा।
मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया कि जीजा जी के पालतू नागराज ने अपने असली रूप में आकर फुंकार मारना स्टार्ट कर दिया है। जीजू ने झट से नागराज को झोले से बाहर निकाल दिया। नागराज को तभी मेरे जीजा जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी खुजली पता करने के लिए मुझे तुम्हारी गुफा में नागराज को भेजना पड़ेगा। ये जादुई नागराज ही पता कर सकेंगे और तुम्हारी खुजली मिटा सकेंगे। मैं तो अब शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और किसी भी हाल में यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने जीजू से कहा कि जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी खुजली जल्दी शांत कीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज जीजू जल्दी से कीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। फिर जीजू ने भी मेरी परेशानी को देखते हुए समय बर्बाद न करते हुए जैसे ही टाइट गुफा में अपने नागराज को अंदर ठेला तो नागराज अंदर जाने को तैयार ही नहीं हुए और फिसल कर बाहर आ गए। अब जीजू भी काफी परेशान हो गए कि अब क्या करूं। फिर उन्होंने थोड़ी देर सोच के मुझसे कहा कि थोड़ा सा वैसलीन दो। मैंने जीजू को वैसलीन दे दी। उन्होंने नागराज के ठोर पर थोड़ा सा वैसलीन लगाया और हल्का सा वैसलीन गुफा के दीवारों पर भी लगाया। फिर नागराज को गुफा में भेजने का प्रयास किया और इस बार नागराज एक ही झटके में गुफा की गहराइयों में गोते लगा रहे थे और मैं दर्द से चिल्ला रही थी, क्योंकि इतनी छोटी सी टाइट गुफा में इतना मोटा नागराज तहस नहस जो कर रहा था। नागराज कभी गुफा के अंदर तो कभी बाहर आ जाते थे। ऐसे ही करीब आधे घंटे तक चलता रहा और आखिर में एक तेज झटके के साथ नागराज ने गुफा के अंदर ही अपना पूरा विष छोड़ दिया और गुफा से बाहर आ गए। मैंने देखा कि गुफा से विष धीरे धीरे के बाहर निकल रहा है। फिर जीजू ने पूछा कि खुजली शांत हुई कि नहीं, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि जी शांत तो हो गई, लेकिन गुफा फट गई है। जीजू ने कहा कि 1-2 बार और नागराज को प्रवेश करूंगा, फिर हमेशा के लिए खुजली शांत हो जाएगी। फिर मैंने जीजू को थैंक्स बोला और अपने कमरे में सोने चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।